हाँ, तो IUI की हम बात कर रहे थे। तो आपने सब लोगों ने वो लैब का वीडियो इसलिए मैंने भेजा था कि आपको आज मैं डिस्कस करूँ ना तो थोड़ा आइडिया है कि हाँ आप विजुअलाइज कर सको कैसी लैब होती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हालांकि आपको वो कुछ नहीं करना है क्योंकि वो सारा प्रिपरेशन IUI लैब में होगा या पैथोलॉजी लैब वाले करेंगे, पर ऐसी प्रिपरेशन होती है, उसके लिए मैंने ये वीडियो भेजा था। उसको एंड्रोलॉजी लैब बोलते हैं और IUI प्रिपरेशन मेथड उसे बोलते हैं। जो सीमेन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका पूरा था। एज ए कंसल्टेंट हम लोगों को वो चीज़ के बारे में इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। वी आर मेन फोकसिंग ऑन ड्रग। कैसे IUI आप पेशेंट को करते हैं तो आप क्या करोगे वो मुझे बोलना है। और आप चाहो तो IUI कर सकते हो। वैलिड का मुझे नहीं पता है, पर मैंने कई सारे जनरल प्रैक्टिशनर देखे हैं कि वो लोग IUI करते हैं। तो आप अपनी लैब माइनर एक छोटे से रूम में बना सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, आप इच्छा रखते हो, तो आप अपने आप भी IUI सीमेंट प्रिपरेशन रेडी कर सकते हो। किसी पैथोलॉजी वाले बंदे को रख के वो भी रेडी कर सकता है। पर थोड़ा डिफरेंस रहेगा कि आप जो करोगे तो वो एक्यूरेट होगा। लैब वाले जो हम रेडी प्रिपरेशन लाते हैं उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होता है। तो स्टेप्स ऑफ IUI, सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं इस पेशेंट का IUI करूंगी। पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि आप किस पेशेंट का IUI करोगे, किसको आप समझाओगे कि आपको IUI की जरूरत है। एनी आइडिया? पर कौन सा एंडोमेट्रियोसिस, अप टू विच लेवल यू विल डू द IUI? हाँ, वो ओनली ओनली माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, ओनली माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस। अगर मॉडरेट टू सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो वहां पे IUI वर्क नहीं करेगा। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस क्या है कि आप एंडोमेट्रियोसिस ऐसी चीज है कि आप जब HSG कराते हो ना ट्यूबल फैक्टर्स के लिए, तो उसकी HSG एब्सोल्युटली नॉर्मल आएगी। ये बात मेरी ये ध्यान से सुनिएगा। PID में ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है, पर एंडोमेट्रियोसिस से मोस्टली कभी ट्यूबल ब्लॉक नहीं होता है। तो आप मिसलीडिंग करोगे बिकॉज HSG में ट्यूब्स विल बी नॉर्मल, बट एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है ना, ब्लड बैक फ्लो करता है। तो उसकी वजह से ट्यूब का जो सिलियरी फंक्शन उस जो बोलते हैं कि जो एग को यूट्रस तक धकेलता है वो चला गया होता है। तो ट्यूब्स नॉर्मल होगी HSG में, बट फंक्शनिंग नहीं होगी। तो माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस तक IUI सही है, बट मॉडरेट टू सिवियर जहाँ पे चॉकलेट सिस्ट बन गया है, सिवियर एडिनोमायोसिस हो गया है यूट्रस का, तो वहां पे IUI विल नॉट डोंट वर्क। पहला। दूसरा, इसमें पहले यही मैंने लिखा ही है, ले लेते हैं। मेल अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जहां पे कोई रीजन नहीं है, फीमेल का सब नॉर्मल है, मेल का सब नॉर्मल है रिपोर्ट्स, आपने क्लोमिफिन 6 महीने के लिए दे चुके हो, फिर भी ओव्यूलेशन होता है, प्लान रिलेशन रखते हैं, फिर भी नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में कई बार IUI विल वर्क। माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस एज वी डिस्कस्ड, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हियर ओनली माइल्ड। मैंने पहले ही सीमेन के टाइम पे आपको बताया था कि IUI कब करोगे, किसी को याद है? कितना कितना काउंट होना चाहिए IUI करने के लिए? मोर देन 10 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन आइडियली। मैंने वो एक लिखाया था सबको, आपको याद होगा तो, कि मोर देन 20 मिलियन है तो नॉर्मल करेंगे, 10 से 20 के बीच में है तो IUI करेंगे, लेस देन 10 मिलियन है तो IVF करेंगे। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा IUI के लिए? मिनिमम काउंट शुड बी मोर देन 10 मिलियन/ml एंड मोटिलिटी शुड बी मोर देन 15%। इतना होगा तो ही हम IUI करेंगे।
उसके बिलो काउंट है तो आईयूआई कर सकते हैं, पर रिजल्ट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, पीसीओएस है, ऐसा जैसे केसेस है जहां पे एनओव्यूलेशन है, तो उसमें पहले मेडिसिन से ट्राई करने का, पर कई बार उससे रिजल्ट नहीं मिलता है और आपने गोनेडोट्रोफिन महंगे वाले इंजेक्शन देके एग बनाया है, तो वहां पे हम लोग आईयूआई एडवाइस करते हैं। कई बार इनएबिलिटी टू हैव वजाइनल इंटरकोर्स, एचआईवी हस्बैंड पॉजिटिव है, तो आईयूआई से 100% तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन नहीं होगा, पर हम लोग 80% ट्रांसमिशन घटा सकते हैं आईयूआई से। तो ये एक इंडिकेशन है। एआईडी, डोनर स्पर्म, एजोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर फेलियर का पेशेंट है, तो उसमें आइदर एआईडी और आइदर आईवीएफ विथ स्पर्म डोनेशन इज एडवाइजेबल। सो ये सारे इंडिकेशंस में हम लोग आईयूआई करेंगे। अभी आपने आईयूआई डिसाइड किया कि हाँ हम करेंगे, तो आप क्या क्या कराओगे? पहले प्री ट्रीटमेंट वर्कअप। मीन्स प्री ट्रीटमेंट वर्कअप मीन्स ऐसा नहीं कि हाँ आईयूआई करना है, आ जाओ आज कर दिया और फिर खत्म, ऐसा नहीं। हमें पूरा, एक सेकेंड, हमें पूरा उसका वर्कअप करना पड़ेगा। क्या वर्कअप करेंगे? बेसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फीमेल एंड मेल। बेसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे? एटलीस्ट फीमेल में क्या कराएंगे? लिखिए, लिखना हो तो सीबीसी, ब्लड ग्रुप, आरबीएस, वीडीआरएल, एचबीएसएजी एंड एचआईवी। दिस आर बेसिक इन्वेस्टिगेशन। एनी प्रोसीजर करने से पहले इतना कराना चाहिए। हो सके, हाँ हाँ सीबीसी, हाँ बोलिए। आरबीएस, आरबीएस, फिर वीडीआरएल सिफिलिस के लिए, वीडीआरएल, एचबीएसएजी एंड एचआईवी, और हो सके तो थैलेसेमिया स्क्रीनिंग, हिमो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं उसे, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे थैलेसेमिया या सिकल सेल एनीमिया होगा तो हमें पता चलेगा। और जहां पे ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर है, आपको डाउट है ओव्यूलेशन में, तो डे 2 एचबी पक्का कराने का। मेल में क्या कराओगे? मेल का ब्लड ग्रुप, वीडीआरएल, एचबीएसएजी एंड एचआईवी। ठीक है, तो ये हमारा प्री ट्रीटमेंट वर्कअप हुआ। फिर काउंसलिंग। काउंसलिंग, जब आप आईयूआई के लिए काउंसल करते हो तो पेशेंट को सब सही बोलने का, पहले तो आपको मेथड समझानी पड़ेगी। आईयूआई किसे कहते हैं? मेरी ध्यान बात से सुनना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतना पेशेंट के सामने आपको बोलना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। मैं ये हिंदी में बताती हूँ ताकि आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर सके। पेशेंट को बोलने का ये एक मेथड है बच्चा रुकने के लिए, जिसमें हम आपके अंडे के साथ आपके हस्बैंड का स्पर्म नजदीक में रख देंगे। इसमें हम दवाई और इंजेक्शन की मदद से आपकी बीजधानी ओवरी में एग बनाएंगे। जब एक बड़े होंगे तो वो वहां से निकलेंगे, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। उस टाइम पे हम आपके हस्बैंड का सीमेन लेंगे, उसे लेबोरेटरी में अच्छा धोएंगे, साफ करेंगे, पूरी जो खराब पार्ट है वो निकालेंगे, और जो अच्छे वाले स्पर्म है उसे अलग करके एक पतली नली आती है उसके माध्यम से आपके गर्भाशय में रख देंगे। आप जब रिलेशन रखते हो तो जो स्पर्म है वो वजाइना में रहते हैं,
पर IUI से हम उसे डिस्टेंस कम कर देते हैं, उसको यूट्रस में रख देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको IUI बोलते हैं। पर IUI का सक्सेस रेट 20 से 30% ही होता है। यानी हम 10 IUI करें तो 2 या 3 में रिजल्ट मिलेगा, 6 से 7 पेशेंट में निष्फलता भी मिल सकती है। आपको ये मंजूर है तो ही हम आगे IUI में बढ़ेंगे। इतना काउंसलिंग पेशेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग को तो ऐसा होता है ये किया तो बच्चा रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। IUI का सक्सेस रेट 20 से 30% ही होता है, तो वो मान के ही हमें आगे चलने का। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट आया ओवेरियन स्टिम्युलेशन। इससे पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ, फिर हम स्टिम्युलेशन लेते हैं। What is IUI? It is a deliberate introduction of sperm in the female uterus to order achieve pregnancy. कॉस्ट इफेक्टिव है, इतनी महंगी प्रोसीजर नहीं है। इंडिकेशन हमने सुने। हाँ, कैसे वर्क करेगा IUI? इट वर्क्स बिकॉज सर्विक्स इज बाईपास्ड। IUI में हम पूरा सीमेन है ना, उसमें से पूरा डेब्रिस, जो खराब पार्ट है, सब रिमूव कर देते हैं। तो ओनली वी गेट गुड क्वालिटी एंड मोर नंबर ऑफ स्पर्म्स, उसको अलग करके कैविटी में छोड़ेंगे। तीसरा, वी डू दिस प्रोसीजर अराउंड नियर ओव्यूलेशन, सो गुड चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पांचवा, जो IUI प्रिपरेशन होता है, सीमेन वॉशिंग करते हैं, वो क्या करेगा? इट रिमूव्स ऑल डेट्रीमेंटल एलिमेंट्स लाइक सेमिनल प्लाज्मा, WBC एंड डेड स्पर्म, ये सब रिमूव कर देगा। ओनली गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म हमें मिलेंगे, तो IUI के सक्सेस रेट बढ़ेंगे। हाँ, मुझे आप सबको वो पूछना था कि हम रिलेशन में जो सीमेन होता है वो वजाइना में डिपॉजिट होता है। ठीक है, जैसे सपोज ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे सीमेन लोड होगा नॉर्मल रिलेशन में, और IUI में हम यहाँ पे लोड करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि IUI के लिए हमें सीमेन वॉश क्यों करना पड़ता है? डायरेक्टली सीमेन हम भर के ट्यूब में डायरेक्टली यूट्रस में क्यों नहीं रख देते हैं? क्यों हमें सीमेन वॉशिंग करना पड़ेगा? आइडिया है किसी को? सीमेन वॉश क्यों करेंगे हम? हाँ हाँ हाँ, वन दूसरा, हाँ हाँ, पर गुड क्वालिटी स्पर्म होगा तो वो तो वजाइना में से भी आगे तो बढ़ेगा ही ना, वो तो आगे जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? वो एक बात हाँ हाँ हाँ, सेकंड फिर नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास सीमेंट प्रिपरेशन मेथड नहीं है, मान लो, तो आप डायरेक्ट सीमेंट को IUI कैन्यूला में भर के रख सकते हो डायरेक्ट यूट्रस में। हाँ बोलिए। हम्म हम्म 10 मिलियन। हम्म 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 हाँ, चल ओके, ये आपकी सबकी बात सही है कि हमें गुड स्पर्म मिलेंगे, पर मेरा ये सिर्फ क्वेश्चन ये है
कि मैं डायरेक्ट रख दूं तो कुछ प्रॉब्लम होगा पेशेंट को? मैं डायरेक्ट यूट्रस में कैन्यूला में भर के रख दूं तो कुछ होगा पेशेंट को? साइड इफेक्ट क्या होगी? साइड इफेक्ट क्या होगी? चलो अच्छे स्पर्म तो मैंने मान लिया, पर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होगा, साइड इफेक्ट होगी अगर मैंने डायरेक्टली भर के रख दिया तो यूट्रस में? यस और नो में सिर्फ आंसर दीजिए, दीजिए, चलिए फटाफट, टाइम जा रहा है। ओके, दूसरे सबके? ओके, हाँ। अभी जो IUI है ना, जो प्रिपरेशन हम करते हैं, तो वो क्या करता है, वो रिमूव ऑल डेब्रिस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जो डेड स्पर्म है ना उसको रिमूव करता है और अच्छे स्पर्म देता है, वो सही बात। पर जो सेमिनल फ्लूइड होता है ना, सीमेन का जो फ्लूइड होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं। और क्या होता है, साथ में बैक्टीरियाज होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो अगर मैं ये डायरेक्ट सीमेन यूट्रस में रख दूं बिना वॉश किए, तो वो क्या होगा? पहला, यूट्रस में इंफेक्शन होगा। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और पेशेंट को इतना पेन होगा कि वो किसी से रिलीव नहीं होगा आधे और 1 घंटे के लिए। जैसे हमें मेंसेस के टाइम पे पेन होता है, ऐसा पेन होगा। अगर हमने डायरेक्ट सीमेन यूट्रस में रख दिया तो चलो प्रेगनेंसी नहीं रुके, वो तो सही बात है कि अच्छे स्पर्म नहीं है तो नहीं रुकेगी, पर हम फायदे की जगह पेशेंट का नुकसान कर देंगे। ये मैं क्यों? क्या होगा, सीमेन जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, डेब्रिस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो वो जब हम डायरेक्टली यूट्रस में रखेंगे तो फर्स्ट इंफेक्शन होगा, यूट्रस में इंफेक्शन लगेगा। दूसरा, सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा। कैसा पेन? जैसे डिस्मेनोरिया टाइप का, मेंस्ट्रुएशन में होता है ऐसा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन सेमिनल फ्लूइड, सीमेन में होता है। तो हमें इसके लिए प्रॉपरली सीमेन वॉश करना जरूरी है। अच्छी तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, डेब्रिस, बैक्टीरिया सबको दूर करना पड़ता है, फिर ही हम वो सीमेन यूट्रस में रख सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए, डायरेक्ट सीमेन हमें यूट्रस में ऐसे वॉश किए बिना नहीं रख सकते हैं, बिकॉज जो वजाइना होती है वो ये सबको दूर करती है और वो एक बैरियर का काम, जैसे छलनी नहीं बोलते, वो ऐसे फिल्टर करती है वजाइना, तो वो ये सबको अंदर नहीं जाने देगी नॉर्मल में। पर IUI में हम डायरेक्टली रखेंगे तो वो कैसे अलग करेगी? तो पेशेंट को इन्फेक्शन होगा और पेन होगा। तो इसकी वजह से IUI में सैंपल वॉश करना बहुत जरूरी है। आया समझ में? अभी हाँ, अभी कहाँ थे? हाँ, मेल फैक्टर्स में वही सारे सब, मेल सब फर्टिलिटी होती है, रिट्रोग्रेड इजेक्यूलेशन होता है, बहुत सारे फैक्टर है। जहां पे लिक्विफिकेशन का एक मैंने समझाया था, लिक्विफिकेशन 30 मिनट्स में नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में भी IUI हेल्पफुल करता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसको सीमेन वॉश के टाइम पे वो उसको पूरा लिक्विफाई होके उसका स्पर्म अलग कर देंगे। तो जिसमें लिक्विफिकेशन का प्रॉब्लम होता है उसमें भी IUI हेल्प करेगा। दिस इज प्री ट्रीटमेंट वर्कअप, जो मैंने आपको बताया वही है। हाँ, अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ले लेते हैं, किसमें आप IUI नहीं करोगे।
ब्लॉक ट्यूबेज, आपको पता है कि इसकी ट्यूब ब्लॉक है तो वहां पे आईयूआई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, सीमेन को, स्पर्म को वजाइना की बजाय यूट्रस में रख देते हैं, सिर्फ हम डिस्टेंस कम करते हैं और अच्छे स्पर्म बेचते हैं। उसके अलावा हम, इट इज लाइक अ नेचुरल प्रोसेस, ओनली डिस्टेंस कम करते हैं। तो ट्यूबल ब्लॉक होगा तो वहां पे आईयूआई विल नॉट वर्क। मेल या फीमेल को जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन है, एसटीडी है, तो ऐसे में भी आईयूआई एडवाइजेबल नहीं है। व्हेन काउंट इज वेरी लो, लेस देन 10, यहाँ पे 5 लिखा है पर मैं बोलती हूँ लेस देन 10 हो तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। और हाँ, कब तक कितने आईयूआई कर सकते हैं पेशेंट? अच्छी प्रिपरेशन वाला मैक्सिमम 4 आईयूआईज आर अलाउड। उससे ज्यादा करोगे तो क्या होगा? फायदा तो होगा नहीं, रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, पर रिपीटेड आप करते जाते हो तो क्या होता है, उससे आप इंफेक्शन स्प्रेड करते हो, तो आप पेशेंट को हेल्प की जगह नुकसान ज्यादा करते हो। तो उसके लिए 4 से ज्यादा आईयूआई एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, अभी हमारा आया आईयूआई इंडक्शन प्रोटोकॉल। अभी आपने सब रेडी कर दिया, हाँ इस पेशेंट को आईयूआई करना है, मैंने इसको प्रिपेयर किया है, इतने इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, और अभी मैं इंडक्शन शुरू करूंगी। इंडक्शन यानी ओवेरियन स्टिम्युलेशन, जो एग बनाते हैं उस प्रोसीजर को बोलते हैं इंडक्शन। तो आईयूआई इंडक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स होती है। पहली मेथड स्पॉन्टेनियस, यानी हम कुछ नहीं देंगे, नेचुरली भी एक तो बनता ही है। जब एक बड़ा होगा और इसमें आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी, इसमें विदाउट अल्ट्रासाउंड आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल 20 mm का होगा तो एचसीजी देके आईयूआई कर देंगे। दूसरी क्लोमिफिन वाली मेथड, ये सब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, चिंता मत कीजिए, पर इतने मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोमिफिन और लेट्रोजोल सुनने का, जहां पे भी क्लोमिफिन यूज होती है वहां पे लेट्रोजोल, सो क्लोमिफिन और लेट्रोजोल। फिर क्लोमिफिन और लेट्रोजोल, हाँ आइदर विथ गोनेडोट्रोफिन्स, एफएसएच और एचएमजी, कल जो हमने सीखा था ड्रग्स के प्रोटोकॉल में, तो एफएसएच और एचएमजी देके, और ओनली एफएसएच और एचएमजी से। तो इतनी सारी चीजों से हम अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। हाँ, अभी हम 1 by 1 लेंगे। सपोज फर्स्ट प्रोटोकॉल लेते हैं स्पॉन्टेनियस, वो कोई इतना नहीं करता है क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो मेडिसिन तो देंगे। तो दूसरा है क्लोमिफिन और लेट्रोजोल, उसमें सेम मैंने कल आपको सिखाया था एसआई। क्या करेंगे, पेशेंट का वेट लेस देन 60 kg है तो 50 मिलीग्राम वाली क्लोमिफिन, मोर देन 60 kg है तो 100 मिलीग्राम वाली क्लोमिफिन, पॉसिबल हो तो दूसरे दिन ही स्टार्ट कर देने का। सो दूसरे या तीसरे दिन से 50 मिलीग्राम डेली फॉर 5 days के लिए क्लोमिफिन देंगे। लेट्रोजोल में 3 टाइप मैंने बताया था, 2.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम रात को, एक 5 दिन के लिए। अगर पीसीओएस है और आपको लगता है कि एग नहीं अच्छे बनेंगे तो यू कैन गिव 10 days लेट्रोजोल, एक्सटेंडेड लेट्रोजोल और स्टेप अप लेट्रोजोल, 1 2 3 4 कल मैंने सिखाया था आपको। तो ये इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज कर लो। फिर आप 7वें या 8वें दिन पे फॉलिकुलर स्टडी कराओ। 7वें या 8वें दिन पे आप फॉलिकुलर कराते हो, सपोज डे 7, तो 7th डे पे आपको कैसे पता चलेगा कि रिस्पॉन्स आया कि नहीं? 7th डे पे फॉलिकल की साइज मिनिमम 12 से 13 mm हो तो रिस्पॉन्स आया समझने का। कितनी होनी चाहिए? 12 से 13 mm।
12 to 13 mm। फिर आप 10वें या 11वें दिन पे फिर से देखते हो और फॉलिकल की साइज अप टू 14 दिन तक हम वेट करते हैं। तो वहां पे सबका बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो अप टू डे 14 तक फॉलिकल की साइज हमें 18 से 20 तक मिलनी चाहिए। जब मुझे 20 की फॉलिकल की साइज मिलेगी और साथ में एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 से ज्यादा ट्रिपल लाइन मिलेगी, तब मैं बोलूंगी कि इसका मैं आईयूआई करूंगी। अभी आप ध्यान से सुनना, थोड़ा यहां से डिफरेंस होगा, लिखना हो तो लिख लीजिए प्रोटोकॉल, बिकॉज ये सारी चीजें है ना, वो मैं प्रैक्टिकली सिखा सकती हूँ, ये किसमें लिखा नहीं होगा। आज आपने दूसरे दिन से क्लोमिफिन दिया पेशेंट को, ठीक है, या लेट्रोजोल दिया। डे 7 पे देखा फॉलिकल की साइज 13 है। आज पेशेंट मेरे पास आया, आज शनिवार है, आज उसका 11th डे है मेंसेस का, डे 11 पे आया और फॉलिकुलर स्टडी में लिखा है कि राइट ओवरी में 20 का फॉलिकल है और लेफ्ट ओवरी में नहीं है कोई फॉलिकल, और एंडोमेट्रियम 7 ट्रिपल लाइन है। तो अभी मुझे इसका आईयूआई करना है, तो मैं कैसे करूंगी? मैं क्या करूंगी, आज सुबह पेशेंट आया तो मैं क्या करूंगी, आज रात को 10 बजे उसको इंजेक्शन HCG 5000 या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट IM दूंगी। आप डोज कैसे डिसाइड करोगे? मैंने बोला था लेस देन 60 kg तो 5000, मोर देन 60 kg तो 10,000। और PCOS है तो जहां पे ओव्यूलेशन में डाउट लगता है तो 10,000 IU HCG यूज कर सकते हो। तो आज रात को 10 बजे उसे HCG दूंगी मैं। क्यों हाँ बोलिए, क्या रिपीट करूं? हाँ देखिए, तो अभी फॉलिकल मिला, आज मुझे फॉलिकल मिला 20 का, ठीक है। तो अभी मुझे प्लान करना है कि उसको मुझे उसका आईयूआई करना है। मैंने रेडी किया कि हाँ अभी मैं आईयूआई करूंगी। तो उसको आज हाँ उसको आज रात को 10 बजे, हाँ 10 बजे मैं उसे HCG दूंगी। कैसे HCG दोगे? हाँ आज रात को 10 बजे, शनिवार उसका 11th डे है, आप एज्यूम करिए ऐसा केस आया है तो आज रात को 10 बजे उसको मैं HCG दूंगी। कैसे दूंगी? आइदर 5000 और आइदर 10,000 IU। वेट के ऊपर, लेस देन 60 kg है तो 5000, मोर देन 60 kg है तो 10,000। और कई बार PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में 5000 से ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो आपको जब डाउट हो तो 10,000 सिंपली आप दे सकते हो, ठीक है। आज रात को 10 बजे HCG देने का, तो उसका आईयूआई मैं कब करूंगी? आईयूआई HCG देने के बाद 40 घंटे पे आईयूआई करूंगी। हाँ आफ्टर 36 पर आइडियली प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि मैं 40 घंटे पे आईयूआई करूंगी। क्यों? क्योंकि कई बार ओव्यूलेशन लेट अर्ली ऐसा होता है, तो हमारे क्लिनिक का प्रोटोकॉल मैंने बनाया है कि 40 घंटे पे आईयूआई होगा HCG देने के। ओके, तो आज रात को 10 बजे आपने दिया तो मुझे मंडे को 2 बजे आईयूआई करना है पेशेंट का। हुआ ना? आज रात को 10 बजे दिया तो मैं कब आईयूआई करूंगी? मंडे को दोपहर 2 बजे। समझ में आया सबको?
अभी मंडे को मंडे को 40 घंटे पे आईयूआई करना है, तो पेशेंट को मैं कब बुलाऊंगी? मंडे को पेशेंट को मुझे मंडे 11 या 12 बजे मिनिमम बुलाना पड़ेगा। 11 बजे हम पेशेंट को बुला लेते हैं, क्योंकि 2-3 घंटा सीमेन प्रिपरेशन में लगेगा। तो पेशेंट का सीमेन कलेक्शन सुबह 11 बजे होने जाना चाहिए। 11 बजे कलेक्शन होगा, आधा घंटा उसे रूम टेम्परेचर पे रहने देंगे, फिर 11:30 बजे जो लैब वाले होंगे वो सीमेंट प्रिपेयर करेंगे। सीमेंट प्रिपेयर करके जब रेडी हो तो वो पूरा 1 से सवा घंटा लगता है। तो मेरे पास 2 बजे तक प्रिपेयर हो जाएगा, फिर 2 बजे मैं आईयूआई करूंगी। ऐसे आईयूआई होता है आइडियली। इसको सिंगल आईयूआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल आईयूआई। कई लोग डबल आईयूआई भी करते हैं। व्हाट इज दैट? डबल आईयूआई में एक आईयूआई 24 घंटे पे और एक आईयूआई 48 घंटे पे करते हैं। हालांकि प्री ओव्यूलेटरी एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी, उसको डबल आईयूआई बोलते हैं। एचसीजी के 24 घंटे बाद एक आईयूआई और 48 घंटे बाद एक आईयूआई। पर स्टडी ऐसी बोल रही है कि उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये याद मत रखो, आपको मैंने जो सिखाया वो आप याद रखो, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। कहीं आपको कोई बोले डबल आईयूआई तो आपको इतना पता होना चाहिए ऐसा होता है, पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हम कैसे आईयूआई करेंगे? आफ्टर 36 आवर। आइडियल टाइम इज एग्जैक्टली 40 आवर्स। 40 घंटे पे आईयूआई करना चाहिए। 36 घंटे के बाद कभी भी कर सकते हो। आइडियल टाइम इज 40 आवर्स। पर याद रखने का, सीमेंट प्रिपरेशन में 3 से 4 घंटा लगता है। तो आपको 2 बजे आईयूआई करना है तो पेशेंट को आपको 11 बजे बुलाना पड़ेगा, तब जाके 2 बजे आप आईयूआई कर पाते हो। सो ये हमारा पहला प्रोटोकॉल हुआ, क्लोमिफिन और लेट्रोजोल देके। फिर कई बार हम गोनेडोट्रोफिन्स विथ क्लोमिफिन, क्लोमिफिन के साथ गोनेडोट्रोफिन्स यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हमें सिंपल क्लोमिफिन या लेट्रोजोल से एग साइज नहीं बनती है या रिजल्ट नहीं मिलता है, 1 या 2 आईयूआई फेल हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एग की क्वालिटी और नंबर बढ़ाने के लिए हम गोनेडोट्रोफिन्स यूज कर सकते हैं। यूजुअली आईयूआई में सब लोग एचएमजी यूज करते हैं, एफएसएच कोई यूज नहीं करता है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था। एफएसएच यानी प्योर एफएसएच और एचएमजी यानी एफएसएच प्लस एलएच होगा उसमें। तो हाँ बोलिए। हाँ, कल मैंने बताया था आपको। एफएसएच, एफएसएच यानी सिंपल एफएसएच, उसमें एफएसएच ही होगा। और एचएमजी जो आता है उसमें क्या होगा? एफएसएच प्लस एलएच होगा। हाँ, वो मैंने मेंस्ट्रुएशन ऑफ फिजियोलॉजी में समझाया था कि पहले रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल्स के लिए क्या चाहिए? अकेला एफएसएच चाहिए। और एग की साइज बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एलएच भी साथ में चाहिए। तो एचएमजी है वो क्या करेगा? दोनों काम करेगा। तो यहां पे हम लोग मोस्टली एचएमजी इंजेक्शन यूज करते हैं। इंजेक्शन एचएमजी मैनोटाज आता है, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे? क्लोमिफिन तो देने का ही। हाँ बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है,
ऐसा नहीं होता है। ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईयूआई है वो बहुत ही मीन्स कैसा होता है ना, आईयूआई प्रिपरेशन 3-4 हज़ार में हो जाता है और आईवीएफ 1 लाख का होता है, तो आईयूआई क्यों कोई सजेस्ट करेगा। और दूसरी चीज ये भी होती है कि जो गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन होते हैं ना वो महंगे होते हैं, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें इतना पैसा खर्च करते, इससे बेटर है कि वो आईवीएफ कराए, क्योंकि एचएमजी का एक इंजेक्शन 500 रुपये का आता है, 500 का, तो मिनिमम 3-4 इंजेक्शन लेते हैं, तो वैसे भी इसका आईयूआई 10,000 का होगा और सक्सेस रेट 15 से 20 से 30% ही होते हैं। पर हाँ 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 मैम, वो एक्चुअली वो डॉक्टर गोनेडोट्रोपिन बोल रहे थे मैम। मैम बोल रहे हैं कि वो अगर वो लगेगा तो वहाँ से निकाला था मुझे तो याद। हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर रेनू, वो सबकी आवाज़ बहुत आ रही थी ना, इसलिए मैंने म्यूट किया सबको, बोलिए। वो गोनेडोट्रोपिन देने के लिए बोल रहे हैं कि अगर गोनेडोट्रोपिन लगता है तो आपके एग बेकार ही होंगे या फिर बहुत ज्यादा, मैम बोल रहे हैं मैच्योर होके बहुत ज्यादा ही होंगे तो वेस्ट होगा, ऐसे करके बोल रहे हैं, तो इसलिए। हाँ ऐसा तो देखिए प्रॉब्लम तो नहीं होता है, पर एक उनकी बात सही है कि आप गोनेडोट्रोपिन लेते हो, आप कुछ भी गोनेडोट्रोपिन नहीं, आप क्लोमिफिन भी लेते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है तो सही है, पर नहीं मिलता है और हर बार इंजेक्शन लेते हो तो आपका, हमें गॉड ने हमें फिक्स अमाउंट का एग रिजर्व दिया है, अगर वो एग से प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो आप अपना रिजर्व है वो कम करते जाते हो। तो कई बार क्या होता है ना, जिसका बॉर्डर लाइन रिजर्व होता है, मैंने बोला कि सपोज एएमएच उसका 1.5 है, 1.7 है, तो वहां पे वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आईयूआई की वजह आप आईवीएफ करो, क्योंकि आईयूआई में रिजल्ट नहीं मिलेगा और उसका रिजर्व धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप अपना देखिए, आपको फिक्स एग मिले हैं तो आप गोनेडोट्रोपिन लो, क्लोमिफिन दो, पर गोनेडोट्रोपिन से क्या होगा कि एक से ज्यादा एग बनेंगे, 4 से 5 बनेंगे कई बार, तो उससे प्रेगनेंसी रुकी तो ठीक है, नहीं रुकी तो आपके उतने एक तो गए आपके लाइफ में से, तो आप अपना रिजर्व कम कर रहे हो। तो उसके लिए कई पेशेंट्स में इवन हम लोग भी बोलते हैं कि एज ज्यादा हो, हाँ एक इंडिकेशन यहां पे मैंने नहीं बताया, एज मोर देन 35 हो तो मैं कभी भी किसी को आईयूआई एडवाइस नहीं करूंगी। एज 39 है तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, 39 एज पे आईयूआई होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज 39, हाँ 39 एज तो होना ही, तो आईवीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन। आईयूआई इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन एज इज मोर देन 35, बिकॉज मैंने बोला ना कि आईयूआई का अपना सक्सेस रेट 15 से 20% है, तो मैक्सिमम 30%, तो 39 एज पे 1.2 AMH में आईयूआई कैसे वर्क करेगा, इट नेवर गोइंग टू वर्क।
इट इज ओनली आईयूआई कहाँ पे हेल्पफुल करेगा पता है? एआईडी केसेस में, जहाँ पे हस्बैंड का सीमेन टेस्टिकुलर फेलियर है, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है और फीमेल यंग है, फीमेल का सब नॉर्मल है, तो वहाँ पे आईयूआई हेल्प करेगा। दूसरा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, एज लेस देन 35 है, तो वहीं पे ये सब वर्क करेगा। एज मोर देन 35 आईयूआई इज प्रैक्टिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कैसे देंगे? क्लोमिफिन देंगे 5 दिन या लेट्रोजोल जैसे देते हैं ऐसे, अलोंग विथ 150 IU इंटरनेशनल यूनिट HMG डेली और अल्टरनेट डे। डेली और अल्टरनेट डे कैसे करेंगे? डे 2 से दूसरे दिन से क्लोमिफिन दिया 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक, फिर 7वें दिन देंगे, 9वें दिन देंगे और 11वें दिन पे, ऐसे अल्टरनेट डे HMG दे सकते हैं या आप डेली भी दे सकते हो। वो उसका प्रीवियस रिस्पॉन्स कैसा है फॉलिकल का, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि इसको ज्यादा एक बनते ही नहीं है तो डेली देना पड़ेगा, कम बनते हैं तो अल्टरनेट डे पे देंगे। हेलो, और 75 और 150 हाँ, बोलिए। कब देना है? मतलब रेंज कैसे फिक्स करना है? हाँ, वो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एज, वेट ऑफ द पेशेंट एज वेल एज प्रीवियस रिस्पॉन्स। पहले उसका कैसा रिस्पॉन्स है उस पर सब निर्भर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऑलवेज हायर डोज, पर जनरली 75 कोई नहीं यूज करता है, 150 देने का। ओके। और हेलो, IM? हाँ 150 देने का। IM डे, हाँ IM। अभी मैंने बोला कि डेली और अल्टरनेट डे वो डिपेंड्स, आपका प्रीवियस साइकिल का रिजल्ट देख के आप चेंज कर सकते हो कि कहाँ कब देना है। फिर मेथड सेम रहेगी, HMG दिया 11वां 12वें दिन पे, जब फॉलिकल 20 mm का हुआ HCG दिया और IUI किया, जो मैंने आपको पहले समझाया ऐसे। फिर अकेले गोनेडोट्रोफिन्स भी दे सकते हो, कुछ नहीं देने का, सिंपल डे 2 डे 3 डे 4 से स्टार्ट करने का, डेली या ऑल्टरनेट डे एक एक इंजेक्शन HMG 150 देने का, टिल फॉलिकल 20 mm का होता है तब तक हो जाए। रात को HCG दो और 40 घंटे पे IUI कर दो। पर ये प्रोटोकॉल भी कोई नहीं यूज करता है बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। एक्सक्यूज मी मैम, वो ओवेरियन हाँ, हाइपरस्टिमुलेशन बोलिए। जो रहता है, तो वो हाँ। अगर अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, देखिए, ये आप गोनेडोट्रोफिन्स दोगे तो आपको पता है कि OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होगा। मीन्स एग कब होगा OHSS के जब एग बढ़ेंगे, एग ज्यादा होंगे तब OHSS होगा। OHSS को प्रिवेंट करना है तो आपको गोनेडोट्रोफिन्स कम डोज में देना पड़ेगा, और बाद में OHSS नहीं हो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। जब आप हाई डोज में देते हो तो OHSS तो होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि OHSS होगा, कब लगेगा? जब फॉलिकल है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स मोर देन 15 से ज्यादा फॉलिकल्स, डोमिनेंट फॉलिकल्स बनते हैं तो OHSS होगा। तो जब मुझे ऐसा डाउट होता है कि OHSS होगा तो हम ऐसे केस में HCG नहीं देंगे, बिकॉज OHSS तभी होगा जब मैंने HCG दिया तो ये आप याद रख सकते हो। जब फॉलिकल्स मोर देन 15 नंबर्स, डोमिनेंट फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन के टाइम पे 11वें दिन पे फॉलिकल्स मोर देन 15 नंबर्स हो तो हम उसमें, ऐसे केसेस में हम ये नहीं देंगे HCG। पर ये सारी चीजें प्रॉब्लम होता है ओनली इन IVF स्टिमुलेशन, नॉट इन IUI। IUI में तो इतने सारे बनेंगे ही नहीं, जो प्रॉब्लम है वो IVF में होगा। सिंपल HCG नहीं देने का और टैबलेट कैबरगोलिन 0.5 मिलीग्राम डेली फॉर 8 डेज के लिए दे देने की। पर उसको वो महीना उसका फेल गया, उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। मैम टैबलेट कैबरगोलिन 0.5 मिलीग्राम डेली फॉर 8 डेज, जब OHSS का डाउट लगता हो तब। कैसा वर्क करेगा मैम कैबगोलिन?
इट इज़ अ डोपामिन एगोनिस्ट। सो डोपामिन एगोनिस्ट है तो वो पूरा सिक्रीशन है ना ओवरी का, वो बंद कर देगा। ओवरी का सिक्रीशन बंद होगा तो ओवेरियन हॉर्मोन्स डाउन जाएंगे, और वो डाउन जाएंगे तो OHSS इज बेसिकली VGF फैक्टर रिलीज होता है, और उसकी वजह से होता है। पर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस IVF के हैं, तो इसलिए मैंने इतना यहाँ पे डिटेल नहीं लिया, क्योंकि OHSS सीखना है तो वो तो पूरा डिटेल्ड IVF कोर्स में आएगा। पूरा उसका मेथड है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट होती है, वो 2-3 घंटे का लेक्चर है OHSS का। ठीक है, तो अभी आपका स्टिम्युलेशन हो गया। ये सारा मैंने बताया कब करोगे। मोस्टली मैंने बोला है प्रैक्टिकल इज 40 आवर्स पे। अभी टेक्निक्स क्या करोगे, पोजीशन ऑफ पेशेंट कैसे रखोगे, लिथोटॉमी, एसेप्टिक प्रिकॉशन, कोई भी सेवलॉन बिटाडिन यूज नहीं करेगा, सिंपल डिस्टिल्ड वाटर से वजाइना क्लीन करेंगे, सिम स्पेक्युलम या कस्को स्पेक्युलम रखेंगे, जो सैंपल आता है उसको IUI कैन्यूला में लोड करेंगे और जेंटली एक्सटर्नल ऑस में रख के, जहाँ फिगर में बताया है ऐसे एक्सटर्नल ऑस से थोड़ा ऊपर जाएंगे और जेंटली हम रिलीज कर देंगे। इसमें USG गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कर सकते हो। और ख़त्म होने के बाद आधा घंटा पेशेंट को लेट के रखने का, और फिर प्रोजेस्ट्रॉन सस्टेन वजाइनल टैबलेट 200 मिलीग्राम 1 BD सुबह शाम 15 दिन के लिए दे देने की। मैम सस्टेन कितना है? दिस इज OH 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम BD। मैम कब तक देंगे? देखिए ये, हाँ 15 दिन के लिए। ओके मैम। देखिए आपने किसी ने पूछा था, डॉक्टर हर्षल या किसी ने पूछा था ना, दिस इज OHSS। यस मैम। ठीक है, तो इतने सारे फॉलिकल्स पर मैंने बोला, हाँ दिस इज OHSS। 200 mg का क्या बोला मैम, आपका आवाज कट हो रहा है। 200 मिलीग्राम 1 BD फॉर 15 डेज। कौन सा टैबलेट? हेलो, IUI कर दो, फिर बाद में लिखते हैं। हाँ बोलिए। ओके। हेलो, यस मैम, यस। हाँ ओके। ये OHSS मैंने बोला कि जब मोर देन 15 नंबर ऑफ फॉलिकल हो जाते हैं तब हम HCG नहीं देते हैं और कैबरगोलिन दे देते हैं। प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी पर हम OHSS प्रिवेंट कर सकते हैं, पर इन IUI वेरी रेयरली होता है। सो हियर अवर IUI कंप्लीटेड। अभी मैं आप सब लोगों को IVF लैब की वीडियो भेजूंगी, वो ये वीकेंड है, कल लेक्चर नहीं है, संडे है, तो मंडे को। हेलो, हाँ बोलिए। मैम एक बार क्लोमिफेन और गोनाडोट्रोपिन का कैसे डोज था मैम, एक बार क्या समझा देंगे? हाँ मीन्स क्या समझाऊँ वो नहीं पता चला। मुझे ये हाँ का डोज हाँ बोलिए। समझ नहीं आ पाया कि कैसे देंगे क्या। देखिए आपको क्लोमिफिन 5 दिन देने का, फिर 7वें दिन से इंजेक्शन HMG 7वें, 8वें और 9वें दिन पे देने का। ओके मैम। डेली दे सकते हो या ऑल्टरनेट दे सकते हो। 7वें दिन दो, फिर 8वें नहीं दो, 9वें दिन दो। पर वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे रेगुलर देना है कि ऑल्टरनेट डे देना है। इट डिपेंड्स ऑन ओव्यूलेशन स्टडी। ठीक है, एक ये प्रोटोकॉल है। एक दूसरा ये है कि आप कुछ नहीं दो, सिर्फ HMG ही दो। वो सिंपल दूसरे या तीसरे दिन से डेली HMG दो टिल फॉलिकल 20 mm का हो जाए तब तक। सो दीज आर 2 protocols ऑफ यूजिंग गोनेडोट्रोफिन्स। तो ये IUI का खत्म होता है। IVF का मंडे है, तो मैं पूरा IVF लैब के वीडियो आज भेजूंगी। कल लेक्चर नहीं है, तो
आप ये वीकेंड में पूरा आप देख लेना। आईवीएफ में सिर्फ सिंपल प्रिपरेशन, आईवीएफ लैब कैसी होती है, कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे वर्क होता है, वो सब मैंने वीडियो में रखा हुआ है और उस पर मैं आपको ब्रीफ में आईवीएफ का पूरा बताऊंगी कि ऐसे ऐसे आईवीएफ में हम लोग करते हैं। तो मंडे आईवीएफ का है और ट्यूसडे है ना लैब केस डिस्कशन है। 5 केसेस मैंने बनाए हैं कि ऐसा रिपोर्ट होता है, ऐसा आता है तो आप क्या करोगे, तो उसमें आप लोगों को सबको आंसर देना पड़ेगा, तो मुझे भी पता चले कि आप लोग इससे कुछ सीखे या क्या हुआ है। तो एक टाइप की एग्जाम जैसा है। ट्यूसडे को 5 केसेस में रखूंगी, ठीक है। हेलो तो आज मैं ये, हाँ बोलिए मैम, एक पूछना था। एक केस थी हाँ, बोलिए। इनफर्टिलिटी की, मतलब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, उनका बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री था, रिकरेंट अबॉर्शन का हिस्ट्री था उनका, प्रीवियस 4 अबॉर्शंस थे, और वो मैम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन थे, नहीं तो मिस्ड अबॉर्शन हो रहे थे। उनका बैड ऑब्स्टेटिक मतलब बीओएच प्रोफाइल भी किया था, तो उसमें सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे थे। तो जेनेटिक स्टडी कराई, हाँ जेनेटिक स्टडी कराई, वो क्रोमोसोमल स्टडी की दोनों, हाँ कैरियोटाइपिंग के लिए भेजा था, मदर का ब्लड भी भेजा हाँ, था मैम, और हाँ, फीटस हाँ, का पार्ट भी सेंड किया था लैब में, हाँ, हाँ, तो वो हाँ, भी हाँ, नॉर्मल आया। हाँ, फिर हिस्ट्रोस्कोपी किया, हिस्ट्रोस्कोपी करके सेप्टम है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। normal है, मतलब आफ्टर डीएचएल जो उनको हाँ आईवीएफ के मतलब हाँ, ये अगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, हाँ अगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस होता है, सब नॉर्मल, आपने सब देख लिया, फिर भी कुछ नहीं रीज़न होता है, तो फिर हम आईवीएफ में एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन एडवाइस करते हैं। और दोनों में से एक का किसी को चेंज करना पड़ेगा। ओके, और मैम वो होमोसिस्टिन अगर पॉजिटिव आया, रेज आया, तो क्या मतलब उसका नॉर्मल रेंज क्या है, और क्या क्या करना पड़ता है क्या होमोसिस्टिन के लिए? किसका नहीं पता चला, किसका? हाँ, होमोसिस्टिन हाइपर जो रहते हैं ना, होमोसिस्टिनेमिया, हाँ हाँ, हाइपर होमोसिस्टिनेमिया की वजह से आरपीएल होता है। अगर हाइपर होमोसिस्टिनेमिया है तो फॉलिक एसिड विथ पाइरिडॉक्सिन 3 मंथ्स के लिए, फॉलिक एसिड विथ पाइरिडॉक्सिन। ओके, और वो For कंटिन्यू 3 रखना है months। 3 मंथ के लिए? 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअस देने का ही, और फ्री मैम प्रेगनेंसी रखने की। प्रोटीन ओके, हाँ एक्चुअली मैम मेरे लेक्चर्स मतलब बीच बीच में बंक हुए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है वो प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये भी आपने सिखाया है क्या इसमें? नहीं, इसमें प्रोटीन वो हेलो? आरपीएल में आएगा, वो पूरा, हेलो, ये पूरा आप जो बात करें वो पूरा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की बात करें तो वो सब ऑब्स्टेटिक में आएगा। ओके ओके ओके, हेलो, लेकिन हाँ मैम, ये सब ऑब्स्टेटिक में आएगा मैम, लेकिन आईवीएफ मतलब आईवीएफ इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट आते हैं ना, जिनका प्रोटीन सी, प्रोटीन ए हाँ पॉजिटिव आता है। हाँ, दैट इज फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। प्रोटीन सी प्रोटीन एस आता है तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसका होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उस प्रोटीन से प्रोटीन एस में आइडियली हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। तो अगर उसका आरपीएल होता है तो मैंने बोला कि एग या स्पर्म चेंज करना पड़ेगा, बाकी दैट इज इनहेरेंट डिसीज है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके ओके मैम, आपका बिकॉज इट्स अ जेनेटिक, हाँ जेनेटिक है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ओके मैम, आपका क्लिनिक किधर है? मेरा क्लिनिक भावनगर गुजरात में है। ओके, गुजरात में अहमदाबाद है ना, वहाँ से 160, हाँ गुजरात में 160 ओके, किलोमीटर पे है। ओके मैम, ओके, हाँ ठीक है, या थैंक यू। ओके ओके। सो हाँ, कल लेक्चर नहीं है, मंडे 4 बजे आईवीएफ और आईवीएफ लैब के वीडियो आज मैं ग्रुप में रख दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके।